Hello my lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. So now we are going to start with the last topic of this chapter. मतलब इसमें सब topics हैं but chapter का overall ये last topic है which is animal husbandry. अब ये animal husbandry क्या होता है? So अगर मैं आपको lame language में simple words में बताऊँ तो animal की take care करना, उनका ध्यान रखना ताकि वो healthy रहे, लेकिन किस वजह से? उनसे ताकि हम मिल्क ले सके, मिल्क प्रोडक्ट्स मिल सके, कैटल से काम वगैरह करा सके, मीट वगैरह मिल सके. सो इन सब चीज़ों के लिए वो पूरा उनके लिए एक एग्रीकल्चर सेटअप किया जाता है जहां उनका ध्यान रखा जाता है. ठीक है, चलो अब इसको पढ़ते हैं. इन एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री इज अ स्पेशल फील्ड दैट डील्स विद राइजिंग ऑफ लाइफ स्टॉक इन अ कंट्रोल्ड selective environment by providing them with the right care so that they can stay healthy and disease free. अब पढ़ के ऐसा लग रहा है ना कि कितना भलाई का काम हो रहा है, उनका ध्यान रखा जाता है, बट एक्चुअल में दिस इज फॉर आवर ओन सेल्फिश रीजंस. ठीक है ना, चलो जी इसको ऊपर करते हैं. हाँ जी, देयर इज अ नीड टू इम्प्रूव लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन बिकॉज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज ट्रेमेंडसली इंक्रीजिंग. दिस मीन्स एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर एग्स, मिल्क एंड मीट. ये सब चीज़ों की डिमांड भी बढ़ती जा रही है. सो अगेन इसमें भी हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है ताकि हम उस पॉपुलेशन को ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर सके. ठीक है ना, चलो अगर हम बात करें तो एनिमल हस्बेंड्री में 4 मेन चीज इंक्लूड होंगी जो हमारे सिलेबस में है. सबसे पहले है कैटल फार्मिंग. कैटल की टेक केयर करी जाती है. अगेन 2 रीजन है, एक तो हमें मिल्क मिलता है उनसे एंड ऑल्सो फार्मर्स वगैरह को आप देखते हो वो उनसे लेबर भी कराते हैं, तो उस पर्पज से भी. देन है हमारे पास पोल्ट्री फार्मिंग, अगेन मीट के लिए, एग्स के लिए. देन फिश प्रोडक्शन, फिश के लिए. देन बी कीपिंग जो हमें हनी वगैरह प्रोवाइड करेगी. ठीक है, तो एक एक करके हम ये चारों डिस्कस करेंगे. स्टार्ट करते हैं. इस सेशन में पहले 2 ले लेंगे एंड देन नेक्स्ट सेशन में बाकी के 2 कंप्लीट करेंगे. चलो लेट्स स्टार्ट विद कैटल फार्मिंग. सो कैटल आर यूज्ड फॉर 2 रीजंस. 2 रीजन के लिए इनको यूज करते हैं. दे प्रोवाइड मिल्क प्रोवाइड करती है हमें एंड दे वर्क एज लेबर इन द फील्ड. सो फील्ड में लेबर की तरह वो वर्क करते हैं. यहाँ पे देखो ये सब करने में या उनके ऊपर सामान लाद के घुमाने में या जो भी करना है, मतलब उनसे जो भी लेबर लेना है उसके लिए कैटल की फार्मिंग की जाती है. 2 रीजंस हो गए. नाउ इसको मैं जरा सा ऊपर करती हूँ. अब यहाँ पे जरा ये 2 वर्ड समझना. एक है मिल्क एनिमल्स, एक है डॉट एनिमल्स. अब ये क्या होते हैं? मिल्क एनिमल्स, एनिमल्स दैट प्रोवाइड मिल्क आर कॉल्ड मिल्क. यहाँ से आपको याद रहेगा मिल्क. ठीक है, एंड ये भी एम से, सो आप याद रख पाओगे. ठीक है, मिल्क एनिमल्स है जो मिल्क प्रोवाइड करते हैं. एंड आर ड्रॉट एनिमल्स, एनिमल्स दैट वर्क इन द फील्ड फॉर इरिगेशन, काटिंग एंड टाइलिंग आर कॉल्ड ड्रॉट. जैसे अभी दिखाया मैंने, जो लेबर का काम कर रहे हैं बेसिकली, वो हमारे इसमें आ गए. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. कैन वी इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन इन कैटल्स? क्या हम कैटल में मिल्क प्रोड्यूस वो ज्यादा करें, वो कर सकते हैं? उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, लेट्स सी. सो मिल्क प्रोडक्शन कैन बी एनहांस बाय इंक्रीजिंग द लैक्टेशन पीरियड इन अ कैटल. अब लैक्टेशन पीरियड क्या होता है? एक कैटल जब बर्थ देती है, सो जब तक उसका जो आगे बेबी है, जब तक वो दूध वहां से पी रहा होता है, उस कैटल से मिल्क ले रहा होता है, तब तक वो पीरियड हमारा लैक्टेशन पीरियड होता है, जब मतलब बेसिकली जब कैटल मिल्क दे रही है. ठीक है जी, एंड तो वो हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं. देन क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ फॉरेन ब्रीड्स एंड लोकल ब्रीड्स कैन प्रोवाइड कैटल विद क्वालिटीज ऑफ इंक्रीज लैक्टेशन पीरियड एंड रेजिस्टेंस टू डिजीज. अब यहाँ पे भी जैसे हमने क्रॉप्स में देखा था हम हाइब्रिड करते हैं, यहाँ पे भी कैसे ब्रीडिंग कर सकते हैं? जो बाहर की हैं, मतलब जो फॉरेन ब्रीड्स है हमारी कैटल की एंड जो लोकल ब्रीड्स है हमारी, उन दोनों की हम क्रॉस ब्रीडिंग करा सकते हैं ताकि आगे जो हमें कैटल्स मिलेंगी उसमें क्या होगा? दोनों चीजें होंगी. लैक्टेशन पीरियड ज्यादा होगा जो बेसिकली फॉरेन ब्रीड में मिलेगा एंड रेजिस्टेंस टू डिजीज जो कि हमारी लोकल ब्रीड में होता है. तो वो दोनों क्वालिटीज हमें फर्दर की कैटल्स में मिलेंगी. ठीक है, अगेन इसको ऊपर कर लेते हैं. सो लास्ट पॉइंट है यहाँ पे, द कैटल शुड बी केप्ट clean and should be provided with a covered shelter that can protect them from harsh weather. Now ये बेसिक केयर जो उनकी है, खाने पीने की चीज़ें या एक साफ सुथरा उनको एनवायरनमेंट देना, एक शेल्टर देना, ताकि वो वैसा नहीं कि गर्मी में वो पड़ी हुई है बिल्कुल ही. तो ऑब्वियसली जब उनकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो वो अच्छा मिल्क प्रोडक्शन भी उनसे उम्मीद नहीं रख सकते. ठीक है ना, सो ये बेसिक केयर उनको देना. देन वी हैव फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ डेयरी एनिमल्स. अब जो डेयरी एनिमल्स है बेसिकली जो हमें मिल्क देते हैं, उनकी फूड रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है? सो अच्छा, ये अलग अलग टाइम पे डिपेंड करता है. जैसे अगर हम मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट की बात करें कि जब कोई सी सिर्फ हम मेंटेनेंस देख रहे हैं उनकी, तो फूड दैट इज रिक्वायर्ड टू कीप द एनिमल्स हेल्दी. सो सिर्फ उनको वो फूड चाहिए जिससे एक एनिमल हेल्दी रहेगा. ठीक है, जब मिल्क प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट है, जब हम चाह रहे हैं कि वो ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करे, सो द फूड दैट इज नीडेड इन द लैक्टेशन पीरियड, तो हम उस टाइम पे जो लैक्टेशन पीरियड में फूड चाहिए तो वो टाइमली प्रोवाइड करना.
एंड देन एनिमल फीड, क्या क्या फीड करते हैं वो, रफेज हो गया दैट कंटेन्स फाइबर, देन वी हैव concentrates, now these contain low fiber but high nutrition value, अब इसमें फाइबर कम होते हैं लेकिन न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा होती है. then feed additives, so include food that contains micronutrients and can promote health and milk production. so ये हमारा फीड एडिटिव ये वाला हो गया, ये वाला फूड हो गया. ठीक है जी, चलो अब आगे देख लेते हैं. आगे है प्रोटेक्टिंग द केटल फ्रॉम डिजीज. अब डिजीजेस से उनको कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं. डिजीजेस कैन लेड टू अ रिडक्शन इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड इवन द डेथ ऑफ केटल. अब देखो, अगर ऑब्वियसली डिजीज उनको लगेगी तो जो मिल्क प्रोड्यूस कर रही है वो भी कम हो जाएगा and at the end also they can die. ठीक है ना. so mainly parasites can affect the health of cattle. these parasites can be found in the animal or they may attack them externally. so जो parasites है वो attack कर सकते हैं basically and वो कभी कभी उनके अंदर internally हो जाते हैं या external environment से उनको मिल सकते हैं. so the internal parasites generally damage the liver and stomach of these animals. फॉर एग्जाम्पल वॉर्म्स एंड फ्लूक. सो ये अंदर ही होते हैं लेकिन ये क्या लिवर और स्टमक को डैमेज कर सकते हैं. द एक्सटर्नल पैरासाइट्स कॉज स्किन डिजीज इन कैटल एंड जो एक्सटर्नल पैरासाइट्स है वो बेसिकली स्किन डिजीज कॉज कर सकते हैं कैटल में. नाउ सम टाइम बैक्टीरिया एंड वायरस ऑल्सो कॉज सेवरल डिजीजेस इन द कैटल. कभी कभी बैक्टीरिया और वायरसेस की वजह से भी उनको काफी सारी बीमारियां हो जाती हैं. अ गुड वे टू प्रिवेंट डिजीज इज वैक्सीनेशन. सो टाइमली वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना, क्योंकि जैसे हम ह्यूमन है, छोटा बच्चा हो तो उसकी कितनी सारी वैक्सीनेशन होती है, इसी तरीके से जो कैटल है उनकी भी वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम कराना बहुत ज़रूरी है ताकि जो इंटरनल पैरासाइट्स एटलीस्ट आप उनसे बचा सकते हैं एंड एक्सटर्नल से बचाने के लिए हम ऑफकोर्स उनको एक अच्छा क्लीन एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं. ठीक है, आगे देखो. सो अब यहाँ पे अच्छा हमने ये हो गया कैटल फार्मिंग कंप्लीट कर लिया. अब आते हैं पोल्ट्री फार्मिंग पे. सो पोल्ट्री फार्मिंग में हमारे पास क्या होता है, इसमें हम बेसिकली हेन्स वगैरह का मीट के लिए या एग प्रोवाइड करने के लिए. ठीक है, सो पोल्ट्री फार्मिंग इंक्लूड्स डिफरेंट काइंड ऑफ डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स. इट इज मेनली डन फॉर एग्स एंड मीट. दे प्रोवाइड प्रोटीन टू आवर डाइट. जो आपको पता होगा चाहे मीट हो चाहे एग्स हो, दे आर रिच इन प्रोटीन. ठीक है, तो हमारी डाइट में ऐड करते हैं प्रोटीन्स. नाउ अब इसमें यहाँ पे हमारे दो आएंगे. वन इज ब्रॉयलर्स एंड द अदर वन आर लेयर्स. अब यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है लेयर्स. यहाँ पे ले वर्ड है, मतलब जो एग ले करते हैं, जो एग्स ले करते हैं वो हो गए हमारे लेयर्स एंड ब्रॉयलर्स हो गए जो उनको बेसिकली हम खाने के पर्पस से, मीट के पर्पस से यूज करते हैं. सो birds grown for obtaining meat are called broilers. They can be used after 6-8 weeks from their birth. मतलब पैदा होने के 6-8 वीक्स बाद ही वो एज अ मीट उसको यूज किया जा सकता है. लेयर्स की अगर हम बात करें तो भैया बर्ड्स ग्रोन फॉर ऑब्टेनिंग एग्स, ऐसी बर्ड्स जिनको ग्रो किया जा रहा है ताकि हम उनसे एग्स ऑब्टेन कर सके. दे आर कॉल्ड लेयर्स एंड दे कैन बी यूज आफ्टर 20 वीक्स व्हेन सेक्सुअल मेच्योरिटी हैज बीन अटेम्प्ट टू ले एग्स. तो उसके लिए आपको 20 वीक्स वेट करना पड़ेगा ताकि वो सेक्सुअली मेच्योर हो सके और एग्स ले कर सके. ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं. आगे है हमारे पास मोस्ट ऑफ द ब्रॉयलर्स एंड लेयर्स आर क्रॉस ब्रेड जनरली. सो ये भी हमारी क्रॉस ब्रीड होती है. कैसे, जनरली फॉरेन ब्रीड्स ऑफ चिकन आर क्रॉस्ड विद इंडियन ब्रीड्स टू अचीव हाई क्वालिटी. इट डज हैज बेटर ट्रेड्स सच एज, क्या ट्रेड्स है वो पढ़ लेते हैं. सो अगेन ये भी जो हमारे लेयर्स और ब्रॉयलर्स होते हैं ये भी ज़्यादातर क्रॉस ब्रेड होती है. अगेन फॉरेन की जो वहाँ पे चिकन्स है और जो इंडियन चिकन्स हैं उनका क्रॉस ब्रीडिंग कराया जाता है ताकि आगे वो अगेन क्वालिटीज अच्छी मिल सके. जो क्या क्या क्वालिटीज है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ चिक्स, आगे वो चिक्स जो प्रोड्यूस करे उनका नंबर ज़्यादा हो. दे कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर. टेम्परेचर इज अ वेरी मेन थिंग उनके सर्वाइवल के लिए, तो वो हाई टेम्परेचर टॉलरेट कर सके. एंड दे डू नॉट रिक्वायर मच मेंटेनेंस, और ज़्यादा उनको मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती. मतलब ऐसा नहीं कि इतना आप उससे कमाओगे नहीं जितना उन पे आपको लगाना पड़ रहा है. ठीक है ना, क्योंकि देखो भाई जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, प्रॉफिटेबल होना चाहिए ना. अगर उनकी टेक केयर करने में आप इतना अमाउंट ऑफ मनी लगा रहे हो एंड मिल रहा है आपको इतना अमाउंट है, तो देन इट इज not possible. So they do not require much maintenance. ऐसा हो कि ज़्यादा maintenance required now and they can survive cheap diets. और अगर डाइट जो है बहुत हाई एंड डाइट उनको ना देनी पड़े, चीप डाइट्स भी वो सर्वाइव कर सके. नेक्स्ट है जी हमारे पास एग एंड ब्रॉयलर्स प्रोडक्शन. सो ब्रॉयलर्स चिकन की अगर हम बात करें, दे नीड अ डाइट विद अ हाई क्वालिटी ऑफ विटामिन्स ए एंड के, प्रोटीन्स एंड फैट. सो इनकी डाइट में प्रोटीन और फैट होने चाहिए. विटामिन ए और विटामिन के की रिक्वायरमेंट होती है. जब किसकी बात करें हम, ब्रॉयलर्स की, जिनको खाने के पर्पज से करा जा रहा है. देन
दे नीड स्पेशल केयर टू मेंटेन फेदरिंग एंड अवॉइड डेथ. सो ऑफ कोर्स उनकी, क्योंकि देखो ना इतने वीक में आपको यूज करना है, तो उनकी डेथ अवॉइड होके वो मर ही ना जाए, एंड उनकी फेदरिंग वगैरह मेंटेन करने के लिए स्पेशल केयर उनको चाहिए. एंड देन प्रॉपर हाइजीन एंड टेम्परेचर कंडीशन शुड बी प्रोवाइडेड टू द ब्रोलर चिकन, और उनको टेम्परेचर कंडीशन सही से जिसमें वो सर्वाइव कर सके, एंड प्रॉपर हाइजीन चाहिए. नेक्स्ट है हमारे पास लेयर्स. अब अगर हम लेयर्स की बात करें, सो दे डू नॉट रिक्वायर सच न्यूट्रिएंट रिच डाइट. उनको इतने, जैसे उसमें था ना कि भाई विटामिन के चाहिए, प्रोटीन फैट चाहिए, इसमें ज़्यादा न्यूट्रिशन रिच डाइट नहीं चाहिए. एंड दे जस्ट नीड अ कंट्रोल डाइट. वहाँ पे कंट्रोल डाइट में ही काम हो जाएगा. नाउ द लेयर्स रिक्वायर मोर स्पेस एंड लाइटनिंग एज कंपेयर टू द ब्रॉयलर्स. अब ब्रॉयलर्स तो छोटे छोटे, पहले बोल रहे हैं उनको 6 से 7 वीक में आप यूज़ कर सकते हो, बट इनको आपको ज़्यादा अच्छे से रखना पड़ेगा. जो आगे जाके एग्स ले करेंगे तो वो ज़्यादा स्पेस और लाइटिंग उनको रिक्वायर्ड होती है. ठीक है ना. चलो आगे देखते हैं. आगे, अरे ये तो बहुत छोटा सा था. सो कैटल फार्मिंग हमने कर लिया, पोल्ट्री फार्मिंग कर लिया, अब बचा फिश प्रोडक्शन और बी कीपिंग. सो ये हम लेंगे नेक्स्ट सेशन में, विच इज गोइंग टू बी द लास्ट सेशन ऑफ द नोट्स, एंड देन हम अपनी एक्सरसाइज पे चलेंगे. ठीक है, तो फटाफट से आ जाते हैं नेक्स्ट वीडियो पे. आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, देन टेक केयर एंड बाय बाय.